हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 7, 9 और 10 का रिवीजन। बहुत सारे बच्चों की डिमांड भी आई थी और ये टॉपिक आपके ऐसे हैं जो समझ में भी अच्छे से नहीं आते हैं, तो हम सबसे पहले इसका रिवीजन करेंगे। तो आज ये आपका महा मैराथन है जो कि 7, 9 और 10 यूनिट को इंक्लूड करता है। सबसे पहले आपको क्या करना है रिवीजन के लिए? सबसे पहले तो सिलेबस रखना है प्रीलिम्स का, उसमें टॉपिक देखना है। दूसरी चीज़ क्या करनी होती है? दूसरी चीज़ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने होते हैं कि जो आपके टॉपिक हैं प्रीलिम्स में, उनमें से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, हर बार क्वेश्चन आए हैं, कैसे क्वेश्चन आए हैं, आपको पैटर्न देखना होता है। तो हम भी रिवीजन चालू कर रहे हैं, तो हम भी क्या करेंगे, हम भी सबसे पहले आपका जो पेपर है, प्रीवियस ईयर के पेपर है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आपको 7, 9, 10 तीनों के मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे और मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि कैसे आपकी जो 7 और 9 यूनिट है वो जैसे कितनी टफ आ सकती है, आपको स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए आपके 7 और 9 यूनिट के लिए। ठीक है, जो आपका मतलब साइंस वाला पोर्शन है, उसके अलावा बहुत सारे यूनिट उसमें है, एनवायरनमेंट भी है। जो आपका 9 है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है, उन दोनों के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए 2022 में आपको शुरू के क्वेश्चन 2022 में मिलेंगे, फिर 21, 20 ऐसे करके आपको क्वेश्चन मिलते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस का सटीक वर्णन है? ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ई गवर्नेंस, फिर सोशल मीडिया, कंप्यूटर, सारी चीजें उसमें, रोबोटिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारी चीजें उसमें इंक्लूड है ना। तो ये आपका ई कॉमर्स का क्वेश्चन हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ई गवर्नेंस? देखिए यहाँ पे सीधे सीधे एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन की बात किया है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या हुआ, कंफ्यूजन हो सकता है। एलिमिनेट कैसे करेंगे? नागरिकों को नियुक्त करना, सक्षम बनाना, अधिकार देना, एम्प्लॉइंग, एम्पावरिंग एंड गिविंग राइट्स टू सिटीजन। दूसरा, तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना, टू प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नमेंट। ठीक है, फिर थर्ड हो गया, ई कॉमर्स में लोगों का विश्वास सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग पीपल्स कॉन्फिडेंस इन ई कॉमर्स। देखो ई कॉमर्स का हमें क्या करना है, सटीक वर्णन करना है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि हम विश्वास सुनिश्चित करना चाह रही है गवर्नमेंट, है ना। इसके अलावा नागरिकों को उचित एवं पक्षपात विहीन निर्णय देना, ये भी आपको पता चल जाएगा कि ये नहीं है। कंफ्यूजन किस में हो सकती है? इन दोनों में, कि हम तकनीकी आधारित शासन व्यवस्था पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बोला है एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन, या फिर हम नागरिकों को क्या कर रहे हैं, सक्षम बना रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं। आपका आंसर सही हो जाएगा ये। इस पे हम ई गवर्नेंस का जो आप देखेंगे, अल्टीमेटली हमारा एम क्या है कि हम नागरिकों को ज्यादा सक्षम बना रहे हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं, इंपावरिंग कर रहे हैं, गिविंग राइट्स टू द सिटीजन्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका ई गवर्नेंस का। नेक्स्ट देखिए, ये आपका राज्य मानवाधिकार आयोग है। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? हु चेयर द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स फॉर द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन? आप देखेंगे कि जो आपका यूनिट 10 है, यूनिट 10 में आप बार बार एक चीज नोटिस करेंगे 2022, 21, 20 में, कि यूनिट 10 में जो आपका स्टेट वाले कमीशन है, स्टेट कमीशन, जो आपके राज्य वाले आयोग हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, जितने भी हैं आपके, मतलब एमपीपीएससी आपका जो इलेक्शन कमीशन हो गया, उसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमीशन, फिर ह्यूमन राइट्स में भी स्टेट ह्यूमन राइट्स, है ना। ये सारी चीजें तो आपका स्टेट से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आता है ना। आपको नेशनल लेवल वाला भी मिलेगा, लेकिन स्टेट वाले ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो यहाँ पे सीधा आपका ये 1-2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राज्य मानवाधिकार आयोग की जो नियुक्ति होती है, उसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, उसकी अध्यक्षता कौन करता है ना। तो ये करते हैं आपके चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अपॉइंट करेंगे आपके राज्यपाल। ठीक है, ये आपने पढ़ा ही होगा। यूनिट 10 मतलब इजी है, यूनिट 10 आपका इजी है और आपसे लगभग 80% क्वेश्चन जो है बन जाएंगे। 20% में ऐसा हो सकता है कि आपको 1 से 2 क्वेश्चन जो है थोड़ा टफ मिले यूनिट 10 से, है ना। नहीं तो मैक्सिमम ऐसे होंगे जो आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे। ठीक है, तो उनको गलत नहीं करना है, यूनिट 10 को संभाल के चलना है ना। 7, 8 जो आपका 7, 9 और 10 है, उसमें 10 वाली यूनिट है, उसके क्वेश्चन आपको अच्छे मिलेंगे जो आपसे बन जाएंगे। सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसीज को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित है? द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन to provide advice and guidance to the central agencies in the field of vigilance is based on the recommendation of
कमिटी हेडेड बाय हूम। आपको पता है कि जो आपकी सेंट्रल, जो आपकी विजिलेंस कमीशन है, जो आपका विजिलेंस कमीशन आया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, वो किस पे आया था? ये था आपका के संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था, है ना। करप्शन पे ये कमेटी बनाई गई थी, करप्शन को कर्ब करने के लिए। तो ये इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि आप एक सतर्कता आयोग बनाओ, है ना। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इनके कारण बना था। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन, ये भी आपने जरूर पढ़ा होगा। नेक्स्ट देखिए, एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ को कहते हैं द जॉइंट फाउंड बिटवीन एटलस एंड द एक्सिस इज कॉल्ड। ये आपका बायो का क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? एक मिलेगा मानव शरीर संरचना, ये आपको मिलेगा एक टॉपिक जब आप देखेंगे यूनिट 7। अब यहाँ से आप देखेंगे कि मानव शरीर संरचना में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। इसके साथ साथ ये जो क्वेश्चन है 2022 का, ये किससे रिलेटेड है? स्केलेटन सिस्टम से, है ना। उसमें भी डिटेल की जो आपका एटलस है और एक्सिस है, वहां पे जो जॉइंट मिलता है उन दोनों की जगह पे, वो कौन सा जॉइंट? मतलब जैसे आपका ये हाथ है, आप ये हाथ ऐसे हिला सकते हैं, ऐसे हिला सकते हैं, है ना। लेकिन जो ये वाला जॉइंट है उसको सिर्फ आप ऊपर ले जा सकते हैं, आप नीचे नहीं ले जा सकते, है ना। इसी तरह के अलग अलग जॉइंट होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है वो डिटेल वाला क्वेश्चन है। मतलब सीधी बात है, बहुत सारे महारथी हैं, एमपीपीएससी में बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, हर एक चीज रट के बैठे हैं। तो एमपीपीएससी तो नहीं चाहेगा कि 100 के 100 क्वेश्चन उनके सही हो जाए। तो उसके लिए क्या करेगा? वो थोड़ा डिटेलिंग में पूछेगा, टॉपिक से कभी नहीं भटकता। ये आपका किसका है? मानव शरीर संरचना, जो ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा डिटेल में है कि यहाँ पे जॉइंट पूछा हुआ है, जॉइंट कौन सा है। और इससे पहले ऐसे जॉइंट वगैरह नहीं पूछा हुआ था, इतना डिटेल में नहीं गया था। इस बार जॉइंट पूछ लिया 2022 में। यहाँ पे है सिनोवियल जॉइंट। अब देखिए, अब नेक्स्ट टाइम के लिए क्या होगा कि बच्चों को लगेगा एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है तो हमें एक बार जॉइंट देख लेनी चाहिए। अगर आपके पास ऐसा आपको लगता है कि आपकी सारी चीजें कंप्लीट हैं, आप कुछ नई चीजें पढ़ सकते हैं, तो जरूर आप देख लीजिए कि जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, है ना। जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है वो कैसे है, एटलस एक्सिस कहाँ पे मिलती है, सारी चीजें, है ना। जॉइंट के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ये क्वेश्चन इसलिए डाले गए हैं जिससे आपके 100 क्वेश्चन सही नहीं हो जाए, जो मतलब महारथी हैं बहुत बड़े बड़े। ठीक है, आगे देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहाँ पर विनिर्दिष्ट हैं? वेयर आर द सैलरीज एंड सर्विसेज कंडीशन ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया स्पेसिफाइड? 4th शेड्यूल, 3rd शेड्यूल, 1st शेड्यूल और 2nd शेड्यूल। यहाँ पे बात की गई है वेतन और सेवा शर्तों की। तो आपको मैक्सिमम वेतन और सेवा शर्तें कहाँ पे मिलेंगे? ये मिलेंगे 2nd शेड्यूल में, है ना, दूसरी अनुसूची में मिलेगी। और अगर शपथ की बात की जाए तो ये मिलेगा आपको ओथ। ओथ कहाँ मिलेगा? तो ओथ मिलेगा 3rd में, है ना। याद करने के लिए सीधी सी बात है, जब हम ओथ लेते हैं ना तो हम 3 बार कोई भी चीज बोलते हैं कि 3 बार बोल दी, मतलब अब ये चीज हमने शपथ ले ली है, 3 बार लेनी है, जिससे बहुत हम मानेंगे उस चीज को, है ना। तो इसलिए 3 बार हम क्या करते हैं? हम शपथ लेते हैं। तो ये हो गया आपका, सॉरी मैंने यहाँ पे कर दिया है, ये हो गया आपका 3rd शेड्यूल। ठीक है, और ये 2nd शेड्यूल में क्या बताया है? वेतन और सेवा शर्तें, है ना, सैलरीज और सर्विस कंडीशन। इसके अलावा ये भी देख लीजिएगा किसकी किसकी वहां पे वेतन और सेवा शर्तें लिखी हुई हैं, है ना। शपथ किसके किसकी लिखी हुई है। राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन इनकरेजेस ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, आप जब उसके वर्क पढ़ेंगे अलग अलग, उसकी जो मेन साइट है उस पे जाके आप वर्क देखिएगा, आपको ये मिलेगा बिल्कुल। उसके अलावा आयोग का कार्य मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है। द वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज, कॉन्स्टिट्यूशन लिख गया यहाँ पे, मतलब ये कमीशन ऑल्सो टू कंडक्ट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये रिसर्च भी करता है। तो ये आपके दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपके 1 और 2 दोनों सही हैं। याद रखिएगा, रिसर्च भी करता है ह्यूमन राइट्स कमीशन, आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन रिसर्च भी करता है, और इस फील्ड में जो भी एनजीओज हैं, जो भी संस्थान काम कर रहे होते हैं, उनको प्रोत्साहित भी करता है, सपोर्ट भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस कृतम, यहाँ पे है किसे,
कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप जब सबसे पहले पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे, फादर किसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ऐसे ही रोबोटिक्स का फादर किसे कहते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर हैं जॉन मैकार्थी, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपके जॉन जो है, जॉन मैकार्थी, ठीक है, जॉन मैकार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पापा, ठीक है। जॉन पापा है, जॉन अब्राहिम कर सकते हैं जॉन से, तो जॉन अब्राहिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पापा। इसके अलावा एलन ट्यूरिंग का नाम याद रखिएगा। एक ट्यूरिंग टेस्ट होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है ना। एलन ट्यूरिंग ने भी काफ़ी अच्छा काम किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये आपके सारे अभी 2022 वाले ही सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड स्टेट? तो आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन किस आर्टिकल में है? ये है 315, ठीक है। 15 को आप 15 भी करके मैंने बताया है, आप याद कर सकते हैं। तो 15 यूपीएससी और स्टेट पीएससी है ना, जबकि एमपीपीएससी है और यूपीएससी दोनों में क्या है, बहुत उस पूरे ग्राउंड में बंदर ही बंदर रहते हैं, तो उससे भी कर सकते हैं आप 15, ठीक है। 315 इससे रिलेटेड हो गया। और ये चीज़ तो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं जब आप कमीशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने वही बताया, जो यूनिट 10 वाला पोर्शन है उसमें आपको 80% ऐसे मिलेंगे जो आपने पढ़े होंगे, जो आपसे बनेंगे। 20% आपको टफ दे सकता है, ठीक है। निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? Which of the following diodes is used in extremely high speed switching electronic circuit? ये डायोड वाला जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है ना, यूनिट 9, और थोड़ा डिटेल है। डायोड के बारे में पूछा, वो भी स्पेसिफिक बताया है कि ये बताओ ये काम कौन करता है। अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक है ना, एक्सट्रीमली हाई स्पीड स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सा डायोड काम आता है? ये पहली बार है। अब क्या करेंगे, इस बार सब जितने भी हैं डायोड पढ़ के जाएंगे और पता चला ट्रांजिस्टर पूछ लेगा। ये भी मतलब मैंने वही बताया आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट जो है, और जैसे आपका ई कॉमर्स हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, ये ऐसे पार्ट हैं, अभी आप क्वेश्चन भी देखेंगे कि बहुत डिटेल में जा सकता है पीएससी। मतलब उनका ऐसा मान लीजिए कि कोई सतह नहीं है कि आप जितना भी उसमें डूबते जाएंगे उतने ही आपको बस क्वेश्चन मिलते ही जाएंगे और लगेगा ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इनका हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि हमें ऐसे क्वेश्चन का क्या करना है और यूनिट 9 के बारे में हमें क्या करना है। अभी देखते हैं आंसर। ये याद रखिएगा कि ये हाई स्पीड स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, एक्सट्रीमली हाई स्पीड, ये किसके लिए है? ये है शॉटकी डायोड, ठीक है। आपका शॉटकी डायोड जो है वो यूज होता है वेरी हाई स्पीड स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, ठीक है। फिर जेनर डायोड हो गया, जैसे आपका वोल्टेज रेगुलेटर के लिए है, ठीक है। वैरेक्टर डायोड हो गया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए। तो ऐसे आप ज़्यादा से ज़्यादा एक मतलब एक मेन जो है यूजेस पढ़ सकते हैं इन सारे डायोड्स के, कि मेन यूज क्या है इनका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ वर्चुअल असिस्टेंट? ये आपका वर्चुअल असिस्टेंट इनमें से कौन सा नहीं है? एलेक्सो और सीरी तो आपने कई बार पढ़ा होगा, है ना, मतलब मूवीज में या फिर कहीं पे कुछ देखा होगा तो हेलो एलेक्सा, हेलो सीरी कितनी बार सुना होगा। ये दोनों तो कंफर्म हो जाता है। बचता है कोर्टेसा और कोर्टाना, माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट का है। सीरी आपका एप्पल का है। एलेक्सा आपका अमेजॉन का है ना। और ये कोर्टेसा ये जो है ये असिस्टेंट आपका नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि पूछा गया है, आपको 2018 या उससे पहले मिलेंगे। ऐसा पूछा गया है कि जैसे आपका बिंग है वो किस कंपनी का है, ठीक है, जैसे कि एज है वो किस कंपनी का है। ऐसे इसलिए इसके लिए भी पूछा जा सकता है कि जो सीरी है वो किस कंपनी ने बनाई है, अलेक्सा किसने बनाया है, या फिर कोर्टाना किसने बनाया है ना। तो ये भी जरूर याद रखिएगा कि ये किस कंपनी से रिलेटेड है, ठीक है। आगे देखते हैं। वायु की गति का मापन किया जाता है। हाउ इज एयर स्पीड मेजर्ड? अब देखिए आपको एक यूनिट 7 में एक टॉपिक मिलेगा बेसिक फिजिक्स से रिलेटेड, मतलब बेसिक साइंस आपको पता होना चाहिए, वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है। बेसिक साइंस में बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है ना। तो बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाली जो चीजें हैं वो भी आपको पढ़नी है। अब यहाँ पे वायु की गति आपने कई बार पढ़ा होगा। ये क्या है आपका? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो कि वायु की गति का मापन करता है, ठीक है। आगे देखते हैं।
साइबर सुरक्षा की विशेषताएं हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। देखिए, अगर आपको एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और ऑप्शन नहीं आते हैं, अगर जैसे इसका आंसर आपको नहीं पता, तो एलिमिनेशन मेथड पे जाना है। जैसे विशेषताएं क्या क्या हो सकती है साइबर सुरक्षा की। कंप्लायंस होता है, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी फ्रॉम इंटरनल थ्रेट्स, आपका थ्रेट्स है, फिर खतरे की रोकथाम, फिर यहाँ पे होता है प्रिवेंशन, है ना, खतरे की, डेंजर प्रिवेंशन, ऑल अबव। अब आपको लग रहा है, देखिए अगर ये समझ में नहीं आया कि कंप्लायंस किस चीज़ के बारे में, अनुपालन की बात कर रहे हैं, तो फिर आप दूसरा देखेंगे, ठीक है, हमें थ्रेट से बचाता है, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, ये भी सही है। उसके बाद खतरे से रोकथाम, ये भी सही है। तो सीधी बात है, जब दो सही हैं तो फिर ऑप्शन कहाँ पे जाएगा, उपरोक्त सही में, ठीक है, उपरोक्त सभी। जरूरी नहीं है कि आप फिर चारों ऑप्शन जाने। अगर आप में को एक में डाउट भी है और आपको लग रहा है कि ये दोनों सही हैं, तब फिर आप उपरयुक्त सभी में जा सकते हैं, है ना, क्योंकि यही एक ऑप्शन ही है जिसमें आपके दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। फिर तीसरा वाला होगा ही होगा, ऑप्शन ही नहीं है कुछ उसके अलावा। तो आप ऐसे भी एलिमिनेशन मेथड के थ्रू और थोड़ा अच्छे से देख के कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं, ऐसे क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग इन ह्यूमंस। विटामिन ए, के, बी, डी, ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये के हो गया, ये बी हो गया, ये डी हो गया। तो विटामिन आपके रक्त के थक्के के लिए, जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए है, विटामिन के काम आता है, ठीक है, विटामिन के। प्लेटलेट्स में भी बहुत सारे ऐसे आपको प्रोटीन्स मिल जाएंगे जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ में पूछा हुआ है विटामिन, तो विटामिन कौन सा हो गया, विटामिन के। के का रिलेशन है ब्लड से, और वैसे भी के से आप क्लॉटिंग भी कर सकते हैं ना। अगर हिंदी में जाएंगे तो देखिए क्लॉटिंग और या क्लॉटिंग, थक्का की जगह अगर आप क्लॉटिंग करेंगे तो के और के कुछ मैच करता हुआ सा आएगा, तो विटामिन के हो गया क्लॉटिंग के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, हम लास्ट में देखेंगे कि आपको बायो वाले सेक्शन से, है ना, मतलब जो डिजीजेज वाले हैं, पोषण वाला जो एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, वहां से कैसे क्वेश्चन कवर करने हैं, ठीक है, लास्ट में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का लाभ नहीं है। अब हमें रोबोट के लाभ क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं, और देखना है कौन सा लाभ नहीं है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ रोबोट। वह असमर्थ मनुष्य की सहायता कर सकता है। इट कैन हेल्प डिसेबल मैन, बिल्कुल खतरनाक स्थितियों में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड इन डेंजरस सिचुएशन, ये भी इसका लाभ है। फिर वह नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं। इट में डिस्प्लेस जॉब। अब देखिए ये लाभ नहीं है ना, ये सही है आपका कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या डिस्कस करना है, लाभ। तो ये लाभ बिल्कुल नहीं है, तो ये हो गया आपका लाभ। वे थकते नहीं हैं और ना ही विश्राम करते हैं, ये भी उसका लाभ ही है, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे बिल्कुल इजी से, आपको लगेगा कि बस ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए थे हमें। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन नॉट बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब देखिए ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक का डिटेल क्वेश्चन है, इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। वैसे भी आप पढ़ते हैं डोपिंग क्या होती है, फिर आप पढ़ते हैं पी टाइप डोपिंग, एन टाइप डोपिंग। अब ये क्या है, उसकी भी डिटेलिंग चला गया है कि मतलब यहाँ पे कौन सा तकनीक यूज कर रहे हैं हम, जिसमें इलेक्ट्रॉन होल युग्म, जो आपका इलेक्ट्रॉन होल पेयर है, वो नहीं बनेगा, है ना। सबसे पहला हो गया प्रकाशिक सक्रियता, फोटो एक्साइटेशन, फिर तापीय सक्रियता, थर्मल एक्साइटेशन, संघट्ट आयनीकरण, इम्पैक्ट आयनाइजेशन, और इम्प्यूरिटी इंजेक्शन। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सारे जितने भी हैं, आपको लग रहा है ना कि यहाँ पे एक्साइटेशन है, थर्मल एक्साइटेशन मतलब इसमें फोटो मतलब वही लाइट भेजेंगे उससे एक्साइट करेंगे, थर्मल टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एक्साइट करेंगे, इम्पैक्ट आयनाइजेशन, इसमें आयनाइजेशन यूज कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ इम्प्योरिटी इंजेक्ट कर रहे हैं। इम्प्योरिटी इंजेक्ट करेंगे तो सीधी बात है इलेक्ट्रॉन और होल दोनों पेयर में नहीं मिलेंगे हमें, है ना, दोनों पेयर में नहीं मिलेंगे। तो ये आपका बिल्कुल सही हो गया आंसर। आपका जो अशुद्ध अंतःक्षेप है, ये इम्प्योरिटी इंजेक्शन, ये जो है इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं बनाएगा, ठीक है। ये आपके काफ़ी डिटेलिंग वाले हैं क्वेश्चन, जिसका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड रहा होगा वो समझ जाएंगे, लेकिन जिनका बैकग्राउंड नहीं है, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं टोटली, उनको थोड़ा सा ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी।
अच्छे से, है ना। और ये क्वेश्चन आपको मतलब अभी 2022 का ही है ये क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन अभी आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछने लग गया है इसी साल से, ठीक है, मतलब 2022 वाले से। आगे देखते हैं, सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है, व्हाट इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। छोटा कंटेंट बनाना जिसे आसानी से अनुक्रमित किया जा सके, क्रिएटिंग शॉर्ट कंटेंट विच इज इजिली इंडेक्स्ड। लोगों की सामाजिक नेटवर्किंग में नियुक्ति के लिए कंटेंट बनाना, क्रिएटिंग कंटेंट फॉर हायरिंग पीपल इन सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना, इजिली क्रिएटिंग पब्लिसिटी बाय सोशल नेटवर्क। फिर स्पष्ट कंटेंट लिखना। अगर आपको कुछ भी नहीं पता सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी सुना होगा किसके बारे में, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब सर्च इंजन में ऑप्टिमाइजेशन, ये आपका सोशल मीडिया में ऑप्टिमाइजेशन है। करते क्या है, मतलब वही है, रैंक करवानी है, आपकी वेबसाइट हो या सारी चीजें हो, रैंक करवाएंगे, लोग ज्यादा देखेंगे, मतलब गूगल में अगर रैंक करेगा, आप सर्च करेंगे टॉप पे दिखेगा, आप उसी को ओपन करके देखेंगे, ठीक है, ये हो गया आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऐसे ही उससे हम कर क्या रहे हैं, SEO हो चाहे आपका सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, कर क्या रहे हैं, इससे हम अपना रीच बढ़ा रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, है ना। तो ये आपका जैसे ये आसानी से कंटेंट बना, छोटा कंटेंट बनाना, आपको ऐसे नहीं लगेगा कि हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में कंटेंट की बात करेंगे या कंटेंट लिखने की बात करेंगे या किसकी बात करेंगे, नियुक्ति की बात करेंगे, है ना। तो अगर मतलब ज़रूरी नहीं है सबके दिमाग में वही चीज़ आए, लेकिन आप इसमें से छांटने की कोशिश करिएगा कि नियुक्ति की बात करता है एक, तो एक लिखने की बात करता है, एक बात करता है कि कंटेंट छोटा बनाएंगे तो आसानी से इंडेक्स हो जाएगा, है ना। एक बात करता है प्रचार की, कि हम प्रचार कर सकते हैं, तो सोशल मीडिया में प्रचार बहुत सारे लोग करते हैं, तो अगर आप तुक्का भी मारना चाहें तो इसी के आसपास मारेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। नहीं तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी सोशल मीडिया वाले टॉपिक से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और फिर वही एक बात कि ये सिर्फ कुछ क्वेश्चन आपको पता है, कुछ क्वेश्चन हमेशा डाले जाते हैं टफ, जिससे क्या हो कि मतलब महारथियों के 100 में 100 नहीं आ जाए, तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं, उन टफ क्वेश्चन वालों में से ये क्या होते हैं, काउंट होते हैं ये सारे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण मनुष्य में इटाई रोग उत्पन्न करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन कॉजेस इटाई डिजीज इन ह्यूमंस। तो आपको बताना है यहाँ पे किसके बारे में पूछा है, इटाई रोग के बारे में पूछा है, कैडमियम, नाइट्रेट, आर्सेनिक और पारा। इटाई याद रखिएगा, ये है कैडमियम प्रदूषण से, कैडमियम पॉल्यूशन। याद कैसे कर सकते हैं, सिंपल सी ट्रिक है, इटाई से आपको लग रहा है पिटाई, ठीक है, पिटाई, कैडमियम से सीधे क्या जाएगा, कैडबरी, कैडबरी आपकी चॉकलेट। अब कैडबरी चॉकलेट, अब चॉकलेट ही चॉकलेट खाएंगे तो क्या होगा, मम्मी पिटाई करेंगे ही करेंगी, ठीक है, तो इटाई से हो गया कैडबरी। फिर आता है नाइट्रेट, नाइट्रेट पॉल्यूशन का याद रखिएगा, ये है आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी मतलब आपका जो बेबी है, ब्लू बेबी, वो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। और बेबी नीला कब होगा, जब वो बहुत ज्यादा नाइट्रेट खा लेगा, ठीक है, तो नाइट्रेट के कारण नीला बेबी पैदा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ रिलेट कर सकते हैं। फिर हो गया आपका आर्सेनिक, आर्सेनिक का है आपका ब्लैक फुट, ब्लैक फुट, ब्लैक फुट में क्या हुआ, काला पैर, है ना। तो इसको कैसे याद करेंगे, आपका काला पैर है, काला पैर क्यों है, काला पैर क्योंकि आपने अरसे से नहाया नहीं है, आर्सेनिक से हो गया अरसे, अरसे से धोया ही नहीं है पैर को, सीधी बात है, अरसे से धोया ही नहीं पैर, तो पैर हो गया आपका काला, ठीक है। तो ये होगा ब्लैक फुट, किसकी वजह से, आर्सेनिक की वजह से। पारा, मरकरी का याद रखिएगा, मरकरी, ये मर्क्यूरी हो गया आपका, मीना माटा, मीना माटा, मीना माटा ये होता है डिजीज। ये मैं इसलिए डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाएंगे, आप अभी देखेंगे और आने वाले पेपर्स में कि ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, किस प्रदूषण के कारण कौन सा डिजीज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये मैंने रखा है यहाँ पे, मैंने सब बता दिया कि कैडमियम, कैडबरी आप ज्यादा खाओगे तो मम्मी से पिटाई होगी, इटाई। नाइट्रेट, नाइट्रेट बच्चा खा के क्या पैदा कर रहा है, बिल्कुल ब्लू बच्चा पैदा हो रहा है, नाइट्रेट बहुत ज्यादा खा लिया था, अरसे से पैर धोया नहीं है तो काला पैर हो गया है, ब्लैक फुट हो गया। पारा, पारा से हो गया मीना माटा, मीना माटा और मर्क्यूरी, अगर चाहे तो आप कर सकते हैं कि जो हमारी मीना है, मीना का पारा बहुत ज्यादा हाई रहता है, ठीक है, तो मीना माटा,
पारा, मर्क्यूरी हो गया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पक्षपात का स्रोत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ बायस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आपको हर साल 2021, 20, 22 एक क्वेश्चन जरूर ऐसा मिलेगा जिससे देख के लगेगा कि ये क्वेश्चन किसने बनाया था, मतलब खुद का सर फोड़ लो या बनाने वाले का सर फोड़ दो। ऐसे क्वेश्चन मतलब कि ये इज नॉट सोर्स ऑफ बायस। ऐसे ही आपको अभी एक और क्वेश्चन मिलेगा कि मतलब अभी मैं दिखाऊंगी, तो यहाँ पे होगा कि बायस का सोर्स नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, लोग, पीपल, एल्गोरिदम, कैपेसिटी और डेटा, है ना। आप दिमाग लगाते रह जाओगे कि मतलब इतने सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, यही क्यों? याद रखिएगा, आप यहाँ पे दिमाग क्या लगाएंगे, यहाँ पे पक्षपात का स्रोत नहीं है। लोग पक्षपात कर सकते हैं तो इसको तो आप बिल्कुल कैंसिल करेंगे, है ना। फिर एल्गोरिदम, एल्गोरिदम बना कौन रहा है? लोग ही बना रहे हैं, इसमें भी पक्षपात कर सकते हैं। फिर कैपेसिटी की बात करते हैं। अब देखिए, किसी भी कंप्यूटर की कितनी कैपेसिटी है, किसी भी लोगों की, मतलब जो लोग हैं जो बना रहे हैं उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसमें कैसे पक्षपात होगा? तो आप फिर जाएंगे कैपेसिटी में, है ना। और डेटा, डेटा में बिल्कुल हो सकता है पक्षपात, है ना, गलत डेटा दे देंगे। तो ये हो गया आपका कैपेसिटी, क्षमता। अगर आपको ये नहीं भी क्लिक करता है, कुछ भी तुक्का मार के आ रहा है, तो तुक्का मारने से पहले भी एक बार सोच लीजिएगा कि कौन कौन सा पक्षपात कर सकता है, नहीं कर सकता, है ना, किस में जा सकते हैं, तो आप शायद क्लोज पहुंच जाएं उस आंसर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी बैगन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया है? जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी ब्रिंजल हैज बीन डेवलप्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? ना, ये आपका जो एक फूड प्रोसेसिंग वाला है ना, खाद्य वाला, वहां पे ये मिलेगा। ये आपको मतलब टॉपिक ऐसा नहीं है आउट ऑफ सिलेबस आ गया। जब आप अच्छे से टॉपिक देखेंगे ना यूनिट 7 का, उसमें देखेंगे कि ये एक टॉपिक आपको ये भी मिलेगा, है ना। तो वहां से आया है आपका बीटी बैगन। ये जीवाणु प्रतिरोध के लिए है, फॉर बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। फफूंद प्रतिरोध के लिए है, आपका फंगस रेजिस्टेंस। सूखा प्रतिरोध, ड्रॉट रेजिस्टेंस, या कीट प्रतिरोध, इंसेक्ट रेजिस्टेंस। याद रखिएगा, ये है आपका कीट प्रतिरोध के लिए। इसको किसके लिए बनाया गया है? कीट प्रतिरोध के लिए बनाया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें बीटी कॉटन, कॉटन मतलब आपका कपास, बीटी कॉटन, ये भी आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड है। इसको भी इंसेक्ट के लिए ही मॉडिफाइड किया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि अगर बीटी कॉटन भी पूछता है बीटी ब्रिंजल के अलावा, तो वो भी कीट प्रतिरोध के लिए ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है? Who among the following can impose penalty under section 20 of Right to Information Act? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से आपको दिख रहा है सेक्शन 20 पूछा हुआ है ना, कौन जुर्माना लगा सकता है? क्योंकि वहां पे आपको केंद्रीय सूचना आयोग और आपका जो राज्य सूचना आयोग है वो मिलेगा। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन फिर पढ़ना बनता है ना, एक बार आप अच्छे से पूरा पढ़ेंगे तो केवल राज्य सूचना आयोग, है ना, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, या केवल सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, या राज्य सूचना आयोग और केंद्र सूचना आयोग, दोनों। तो सीधी बात है, दोनों करेंगे। और उच्च न्यायालय तो कहीं से आएगा नहीं यहाँ पे, है ना, तो ये तो बिल्कुल आपका कैंसिल हो जाएगा। और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगर आपको लग रहा है राज्य सूचना आयोग करेगा कि नहीं, सिर्फ केंद्र कर रहा होगा, तो एक ऑप्शन इसको भी, मतलब ऑप्शन पहले पूरे पढ़िएगा कि ऑप्शन कौन कौन से हैं, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो। ठीक है, तो आप जब देखेंगे ये दोनों ऑप्शन में है, मतलब दोनों ही करते होंगे, नहीं तो ऑप्शन देने का क्या मतलब था? आप ऐसा कुछ लॉजिक भी लगा सकते हैं। नहीं तो एक बार जरूर पढ़िएगा कि ये सेक्शन 20 आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है, आप उसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ ऑक्शन और डायनामिक प्राइसिंग मार्केट आर। अब यहाँ पे आपको बताना है, ये ई कॉमर्स का आपका हो गया, है ना। ई कॉमर्स में भी आप देखेंगे कि काफी अजीबोगरीब क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी आपका तुक्का सही होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो ये भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो जिनकी लिमिट नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको पूरा ऐसा बना बनाया पूरा क्या नहीं मिल जाएगा, नोट्स नहीं मिल जाएंगे कि एक नोट्स मिल गया बस यहीं से पूछ लेगा, है ना। इसका भी आप जो स्कोप है क्वेश्चंस का बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऐसे जितने भी हैं आपके टॉपिक, जैसे ई गवर्नेंस हो गया, ई आपका कॉमर्स हो गया, है ना। नीलामी ऑक्शन की बात कर रहे हैं, तो जब ऑक्शन में आप देखेंगे कि बड़े बड़े लोगों के सामानों का ऑक्शन लगता है, तो वहां पे नॉर्मल जनता नहीं जाती है। कौन जाता है? बड़ा बिजनेसमैन होता है और दूसरे बड़े बिजनेसमैन का सामान खरीद रहा होता है ना। तो ये हो गया आपका B2B कॉमर्स।
ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस है, यहाँ पे हम ऑक्शन की कर रहे हैं ना, ऑक्शन जो नीलामी होती है उसमें, तो ये आपका बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स है। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस वाणिज्य। नेक्स्ट देखिए, आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणा को पेश किया गया है। Which important concept has been introduced in IT Act 2000? अब IT Act 2000 के बारे में देखना है क्या क्या चीजें हैं। सर्टिफाइंग अथॉरिटी, प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण, डिजिटल हस्ताक्षर, डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए, अगर आपको नहीं पता है, तीनों के तीनों नहीं पता है, तो पहले देखिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात की गई होगी, बिल्कुल की गई होगी, आईटी एक्ट की बात कर रहे हैं, उसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर की बात की गई होगी, तो फिर बचता है एक, और आपका ये उपरोक्त सभी आंसर हो गई, क्योंकि आपको दो सही लग रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से भी आप उपरोक्त सभी में जा सकते हैं। उसके अलावा ज्यादा सटीक आंसर के लिए आप एक बार आईटी एक्ट 2000 जरूर पढ़ें, है ना। आईटी एक्ट 2000, आरटीआई एक्ट, ये सारी चीजें आपको एक बार अच्छे से देखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो पूछे जाने की संभावना प्रबल होती है। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया प्रेजेंट हिज रिपोर्ट रिगार्डिंग द अकाउंट ऑफ द यूनियन। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको आराम से पढ़ना है। कैग जो है वो दे रहा है रिपोर्ट, किसके लिए? यूनियन के लिए, है ना। अकाउंट ऑफ द यूनियन, यूनियन के लिए है, तो किसको देगा? ये देगा आपके उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को देता है, और ये ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। मुख्य न्यायाधीश, प्राइम मिनिस्टर, उपराष्ट्रपति, है ना, ये तीनों नहीं है, तो ये हो गया आपका इनमें से कोई नहीं। बहुत कम ऐसे ऑप्शन होते हैं जो इनमें से कोई नहीं आंसर सही होता है ना। तो आराम से पढ़िएगा, फिर आपका ये तो कंफर्म ही है कि किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। स्टेट से रिलेटेड राज्यपाल को देगा, है ना। राष्ट्रपति है नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक नेटवर्क वातावरण में सर्वर नहीं है। इन अ नेटवर्क इन्वायरमेंट डोंट हैव अ सर्वर। इसमें से सर्वर कौन सा है? नहीं है। नेटवर्क, एप्लीकेशन सर्वर, फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर। तो नेटवर्क सर्वर, ये सारी चीजें अगर आप डिटेल में जाएंगे तो मुझे नहीं लगता ज्यादा मतलब है। एक बार सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया है इससे, तो ये हो गया आपका नेटवर्क सर्वर। अगर थोड़ा सा भी आप तुक्का ऐसे मारेंगे कि यार नेटवर्क वातावरण है, नेटवर्क ही है, तो नेटवर्क सर्वर नहीं होना चाहिए, है ना, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि नेटवर्क सर्वर तो जरूर होना चाहिए, प्रिंटर नहीं होगा शायद, है ना। तो वो तो वहां पे आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। डिटेलिंग में इतना ज्यादा जाते नहीं है हम, है ना। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सबसे नहीं बनते, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग से स्रावित होता है? इन विच ऑर्गन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेटेड? पैनक्रियाज, अग्नाशय, लिवर, यकृत, अमाशय, स्टमक, आंत, इंटेस्टाइन। जब आप पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो आपको पता ही होता है HCl कहाँ से निकलता है। ये निकलता है अमाशय में, है ना, स्टमक में निकलता है आपका HCl। ठीक है, आगे देखते हैं। इसरो का पूरा नाम है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ इसरो, है ना। इसरो, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका यूनिट 7 का है। यूनिट 7 में आप देखेंगे वैज्ञानिक से रिलेटेड, सैटेलाइट से रिलेटेड, है ना, वैज्ञानिक जो आपके संस्थान है, वैज्ञानिक संस्थान, ऊपर से सैटेलाइट जो आपके उपग्रह है, इन सारी चीजें से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, है ना, वहीं से ये टॉपिक उठाया गया है। इसरो का क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये रहा आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वैसे भी इसमें इंटरनेशनल है, फिर ईरानियन है, इंडियन सोसाइटी है, तो सीधी बात है सिर्फ आपका एक ही सही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखिए, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ द स्टेट। हम राज्य की बात कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, है ना। तो यहाँ पे राष्ट्रपति, गवर्नर, होम मिनिस्टर और आपके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो आपको क्या करना है? सीधे जाना है राज्यपाल पे। ठीक है, अगर नेशनल लेवल पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो राष्ट्रपति, राज्य में आपके गवर्नर, है ना। ये भी आपका इजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, है ना। यहाँ पे विच विटामिन रह गया, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और B12। तो आपका स्कर्वी किससे है? विटामिन सी।
और याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, विटामिन सी जब बोलेंगे तो आप सी आएगा, और सा ही सा से आपका बन जाएगा स्कर्वी। ठीक है, तो सा से सी, सा से स्कर्वी, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। और मतलब सा नाम से तो अभी आपको कोई ऐसा मतलब मुझे एक बार बहुत डिटेल में देखना पड़ेगा, लेकिन आसपास तो ए डी ऐसे कोई नहीं है जिनका सा से स्टार्ट हो कोई भी डिजीज, है ना, कोई भी बीमारी, तो आप सीधे सीधे रिलेट कर सकते हैं विटामिन सी को स्कर्वी से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है परंतु वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, एन ईमेल दैट अपीयर्स टू ओरिजिनेट फ्रॉम वन सोर्स बट इज एक्चुअली सेंट फ्रॉम अनदर, स्पूफिंग, स्पैमिंग, फिशिंग, स्निफिंग। याद रखिएगा ये है आपका स्पूफिंग, है ना। स्पूफिंग मतलब आपको ईमेल जो है लगेगा कि किसी ऑथेंटिक यूजर ने भेजा है, लेकिन वो भेजा किसने होगा, किसी और दूसरे पर्सन ने भेजा होगा, कुछ कुछ चीजें चेंज करके। क्यों भेजा होगा, साइबर क्राइम से रिलेटेड है ये सारी चीजें, है ना, आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। ऐसे ही आप स्पैमिंग पढ़ेंगे, स्पैमिंग तो आपके क्या हो गए, जंक ईमेल हो गए, है ना, फालतू वाले। फिशिंग पढ़ेंगे, फिशिंग मतलब आपको जो वेबसाइट दिख रही है, जो सारी चीजें आपको दिख रही हैं वो एक्चुअल में क्या है, बनावटी है। जब आप उसमें क्लिक करेंगे तो पता चला कहीं उससे आपका इन्फॉर्मेशन ही चोरी हो गया, है ना। तो फिशिंग कुछ और दिखावा करते हैं और कुछ और आपके सामने होता है, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। इसके अलावा मैंने वीडियो डाल रखे हैं साइबर क्राइम से मेन जो टर्म्स हैं, स्पूफिंग क्या है, फिशिंग क्या है, स्पैमिंग क्या है ना, डिनाल ऑफ सर्विस क्या है, ये सारी चीजें आप वो भी जाके देख सकते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे याद रखिएगा असत्य की बात कर रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया गया है। ठीक है, यहाँ पे मतलब जो आपका बहुत बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने इंग्लिश नहीं लिखा है। ये आपका जो आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर है उसका जो वेतन है ना, वेतन मतलब सैलरी जो है किसके बराबर है, ये बराबर है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर। ठीक है, फिर दूसरा हो गया भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 6 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तक होता है। तो आपको पता है कि जो आप टेन्योर की बात करें तो टेन्योर क्या होता है, 6 और 65 ईयर। ठीक है, फिर कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। अब सीधी बात है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, असत्य कथन बताना है, और ये हो गया आपका असत्य कथन। यहाँ पे बोल रहा है कि रिजाइन अगर देगा कौन, यहाँ पे आपके जो अदर इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, जो अदर इलेक्शन कमिश्नर है अगर उनको रिजाइन देना है तो वो किसको देंगे, वो दे सकते हैं आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। तो ये आपको पता है कि ये गलत है, किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे, प्रेसिडेंट ही उन्हें अपॉइंट करते हैं। तो सीधी बात है प्रेसिडेंट को ही क्या करेंगे, वो रेजिग्नेशन अपना देंगे। जितना बड़ा क्वेश्चन हो उतना ही आप आराम से पढ़ें, है ना, गलती ना करें। इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पते होते हैं जिन्हें कहा जाता है a database on the internet that contains the names and addresses of the various host is called, है ना। तो यहाँ पे है आपका DNS। अब DNS जो है वो क्या करता है, नाम और पता वहाँ पे होता है, इंटरनेट का ये डेटाबेस है ना। इसका फुल फॉर्म बताना है, जैसे कि डोमेन नेम सर्विस, DNS फाइल सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे है आपका डोमेन नेम सिस्टम, याद रखिएगा। डोमेन नेम सर्विस भी है कंफ्यूज करने के लिए, है ना। तो ये सर्विस नहीं है, सेवा नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी, क्या कर रहे हैं, ये सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। आगे देखते हैं, फॉस्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है। फॉस्फेटेज टेस्ट इज यूज्ड टू एनालाइज व्हाट प्रोडक्ट, चाय, दूध, पानी, सभी। ये है आपका दूध के लिए, ठीक है। पाश्चराइजेशन जब हम प्रोसेस करते हैं तो वहां पे फॉस्फेटेज आपका एक परीक्षण होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा फॉस्फेटेज, यहाँ पे जो आपका फॉस्फेटेज है रिलेटेड है दूध से, ठीक है। आगे देखते हैं, एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, नॉट अ कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजी।
आप देखेंगे 2000 अगर पुराने क्वेश्चन उठाते हैं 2019, 18, 17 वाले, तो टोपोलॉजी से संबंधित, नेटवर्क टोपोलॉजी से संबंधित आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, है ना। अलग अलग डेफिनेशन पूछेगा, कहीं पे स्टार क्या है, ग्रिड क्या है, ऐसा। यहाँ पे पूछा है कौन सा सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। देखिए, स्टार हो गया, रिंग हो गया, बस हो गया, ये जो है आप सुनते हैं। स्टार बस टोपोलॉजी तो सुनते ही हैं, फिर रिंग सुनते हैं, हाइब्रिड सुनते हैं, स्टार सुनते हैं, लेकिन आपने ग्रिड नहीं सुना होता, ग्रिड टोपोलॉजी। और ये थोड़ा खतरनाक वाला है ना, पैरेलल, वर्टिकल, बहुत सारी लाइनें होती हैं। तो यहाँ पे जो आपका सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है वो है आपका ग्रिड, ठीक है। सामान्य रूप से आपने सुना भी नहीं होता, इसलिए आप ग्रिड पे ही ऑप्शन लगाएंगे, बिल्कुल ठीक है। और याद रखिएगा, जैसे आपका बस हो गया है ना, कौन सी बस टोपोलॉजी है, कैसे कनेक्टेड है, वर्क कैसे करती है। रिंग टोपोलॉजी जो है आपकी, कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे वो काम करती है। तो ये सारी चीजें आप एक बार जरूर देखिएगा, टोपोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? इन विच ऑर्गन आर सर्टोली सेल्स फाउंड? ये आपका जो सर्टोली सेल है, इसके अलावा एक और लेडिंग सेल आया था, वो पूछा गया, मतलब 2 बार पूछा गया रिप्रोडक्शन सिस्टम से, है ना। तो यहाँ पे सर्टोली कोशिकाएं याद रखिएगा, ये टेस्टिकल्स से रिलेटेड है, ठीक है। अलग कोशिकाएं हैं ये। और सीधी बात है, हमारा ये यूनिट कौन सा है? यूनिट 7, जिसमें ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ना है। वहां पे थोड़ा डिटेल में जाते हुए सर्टोली कोशिकाएं पूछा है ना, सेल के बारे में पूछा है, जो कि टेस्टिकल्स में आपको मिलेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर वाला जो आपका पार्ट है ना, संरचना, वो उसमें काफी डीप क्वेश्चन आए हुए हैं 1-2 सालों में। सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है, ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ इज ऑफन कॉल्ड। मैं इससे पहले आपको बता रही थी ना कि कुछ क्वेश्चन देख के लगता है कि अपना सर फोड़ लो या बनाने वाले का, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है ना। इसमें भी मतलब ये नहीं समझ में आता कि क्यों सच्चा न्यायोचित बिलीफ कहलाता है, नॉलेज, हाइपोथेसिस, ज्ञान, है ना, क्या है इनमें से। तो इतने सारे क्वेश्चन छोड़ के ऐसे ही क्वेश्चन मिले होते हैं एमपीपीएससी को। तो यहाँ पे आपको ये जो है, ये है आपका ज्ञान, नॉलेज, सच्चा भी है, न्यायोचित मतलब जस्टिफाइड है, और उसमें आपका बिलीफ भी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉलेज, ठीक है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको मतलब अलग अलग जो जब आता है ना रिजल्ट, तो तुरंत क्या होता है, अलग अलग कोचिंग वाले बताते हैं कि ये सही है, ये सही है, तो उसमें वो खुद कंफ्यूज होते हैं कि इसमें मतलब लगा क्या दें। सबने पहली बार ही सुना होता है। 2 कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट्स को स्थानांतरित करने में के लिए का उपयोग किया जाता है। टू ट्रांसफर डेटा पैकेट्स बिटवीन 2 कंप्यूटर नेटवर्क्स इज यूज्ड। इनमें से कौन सा यूज करते हैं? गेटवे, स्विच, रूटर, ये आपका राउटर है, ब्राउटर। तो याद रखिएगा, हम अगर नेटवर्क की बात करें, 2 नेटवर्क के बीच डेटा ट्रांसफर करना है, तो इसके लिए होगा आपका राउटर, ठीक है, राउटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? Within how many days can a person aggrieved by any decision of the National Green Tribunal file an appeal in Supreme Court? ये आपका कमीशन वाला है ना। अगर एनजीटी से के डिसीजन से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सुप्रीम कोर्ट में कितने दिनों के अंदर जा सकते हैं? याद रखिएगा, ये है आपका 90 दिन। 90 दिन के अंदर आप चले जाइए अगर कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अच्छा, एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा था, एनजीटी का फुल फॉर्म बताइए, है ना। इंग्लिश में ही आया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हिंदी में नहीं था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है इसरो, जैसे इसरो का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर फाउंड इन ह्यूमन? यहाँ पे नर्व्स के बारे में पूछा गया है, कितने जोड़ी, है ना, कितने पेयर पाए जाते हैं क्रेनियल नर्व्स, कपाल तंत्रिका में। याद रखिएगा, ये है आपका 12, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स जो हैं उनके 12 पेयर हैं, जोड़े हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे स्पाइनल नर्व्स की क्या है फिर? 31 जोड़े हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। आपका जो कपाल है, कपाल के 12 नर्व्स हैं, स्पाइनल के 12 पेयर हैं, और स्पाइनल वाले के 31 पेयर्स हैं, ठीक है, 31। आगे देखते हैं। एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? विच इज नॉट अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी?
ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव और यूएसबी पेन ड्राइव, ये आपका मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन हो गया। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी आप स्टार्टिंग में बिल्कुल पढ़ते हैं। ऐसा हो गया कि मतलब जैसे पूछ लिया आपका इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो आपको पता है कि आपकी जो रैम है, रैम, रोम के अलावा जो आपका पी रोम है ना, प्रोग्रामेबल जो रोम है, उसके अलावा कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी, उसके अलावा जो आपका रजिस्टर है, ये सारे किस में आते हैं, ये प्राइमरी में आते हैं, है ना। और आपका हार्ड डिस्क हो गया, फिर उसके अलावा सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सारे सेकेंडरी में आते हैं। जो मैग्नेटिक डिस्क भी है वो भी आपके सेकेंडरी किस में आती है, मेमोरी में, है ना। तो सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी देखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा ये भी पूछता है कि जैसे हार्ड डिस्क है किससे बनी होती है ना, यूएसबी पेन ड्राइव ये कैसे काम करता है, मैग्नेटिक वाली कैसे काम करती है, तो थोड़ा उसकी डिटेलिंग भी आपको देखनी है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से? Which list and entry of the 7th schedule of Indian Constitution is related to the election of state legislative assembly? अब यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका जो शेड्यूल 7 है, अनुसूची 7, उसमें जितने भी आपके सब्जेक्ट है ना, फर्स्ट में 100 है, फिर आपके 52 है, 61 है, उन सब्जेक्ट में से आपको देखना है कि जो आपका विधानमंडल का निर्वाचन संबंधी है वो कौन सा एंट्री, मतलब किसी महान व्यक्ति ने, कितने महान व्यक्ति ने सोच के ये क्वेश्चन उठाया होगा कि हम 7th शेड्यूल को भी इंक्लूड करते हैं। कठिन बनाने का आप मतलब लेवल देखिए, 7th शेड्यूल को उठाया, उसमें भी ये कि विधानमंडल में आप बताइए सीधे सीधे एंट्री कौन सी है, लिस्ट कौन सा, एंट्री कौन सा, है ना। तो यहाँ पे वो भी गलत हो गया, मतलब ये डिलीट करना पड़ गया क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि दो आंसर आपके सही हो गए। एक तो ये आपका 72 सही हो गया लिस्ट 1 से, और लिस्ट 2 से जो है एंट्री 37 जो है ये भी सही है, मतलब 37 में भी आपको मिल जाएगा और इधर 72 में भी मिल जाएगा। मतलब इतना सोच समझ के इतना कठिन क्वेश्चन बनाया, ऊपर से डिलीट करना पड़ गया, है ना। तो ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अब आप चाहे तो ये मतलब ये एक क्वेश्चन देख के आपको लग सकता है कि ये क्या, ऐसे क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। तो आप चाहे थोड़ा मेहनत करना चाहते हो तो जितने भी कमीशन वाले आपके मतलब चैप्टर हैं, जितने भी कमीशन वाले टॉपिक हैं, है ना, मैं बात कर रही हूँ यूनिट 10 की। यूनिट 10 में जितने भी आपके आयोग हैं, आयोग से रिलेटेड आप एक बार जाके 7th शेड्यूल में देख लीजिएगा कि कोई अगर एंट्री है तो मतलब है तो नहीं, यूपीएससी एमपीपीएससी के लिए कोई एंट्री तो नहीं है, देख लीजिएगा एक बार, क्या पता क्वेश्चन फंस जाए, है ना। ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन आते हैं अगर तो ये सारी मतलब ऐसी चीजें हैं कि आप एक एक क्वेश्चन के पीछे ना भागे कि मुझे एक एक क्वेश्चन बिल्कुल इंक्लूड करना है। इस चक्कर में जो क्वेश्चन आपको मतलब जो जिस पोर्शन का ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना चाहिए वो छूट जाता है, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि बने ही हैं ये गलत होने के लिए, बस तुक्का मारिए इनको देख के, इतना डिटेल में क्योंकि कोई पढ़ने नहीं जाएगा। XML का पूरा नाम है, फुल फॉर्म ऑफ XML, आप देख रहे हैं फुल फॉर्म पूछा जाता है, जैसे कि DNS का फुल फॉर्म आया था, ऐसे ही XML का फुल फॉर्म आया, एक्स्ट्रा मॉडल लिंक, एक्स्ट्रा मार्कअप लैंग्वेज, एग्जाम्पल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये है आपका आंसर, ठीक है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और वैसे भी यहाँ पे एक्स्ट्रा है, एग्जाम्पल है, तो लैंग्वेज से रिलेटेड है तो ऊपर वाला वैसे भी कैंसिल ही हो गया। तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज एक दो बार जब आप पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा याद, ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज एक्सटेंसिबल, है ना, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, XML का फुल फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? विच ऑफ दीज डिजीज इज रिलेटेड टू कोरोना वायरस? कोविड-19, मर्स, सार्स, ऑल ऑफ इट। अगर इनमें से आपको कोविड-19 के अलावा कोई भी लगता है ना कि ये सार्स जो है ये सुनी सुनी से लग रही है कोविड-19 की, तो सीधी बात है जब 2 लग रहे हैं तो फिर ये सभी आंसर जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा जो आपका मर्स है और जो ये सार्स है, ये दोनों रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हैं जो कि कोविड के कारण होती, कोविड वायरस के कारण होती हैं। तो ये हो गया आपका ये सभी, ठीक है, ये सभी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा की आवृत्ति होती है। माइक्रोवेव कंटेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुज लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी इज। अब यहाँ पे माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है, फिर आपको ऐसे ही एक क्वेश्चन मिल गया
कि अगर एक फ्रिक्वेंसी आ रही है तो लगभग आपको एक बार ज़रूर देखनी है कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी है, कितने कितने टाइम तक कौन सा काम कर रहा है ना। वैसे भी आपका इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के बारे में है, तो एक बार ये ज़रूर देख लीजिएगा कि जितनी भी जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी है कहाँ से कहाँ तक, माइक्रोवेव, एक्स रेज ना, अल्ट्रावायलेट, कहाँ से कहाँ तक उसकी फ्रिक्वेंसीज आ रही है। वैसे भी आप जब इसमें देखेंगे तो आपको पता है कि माइक्रोवेव मतलब हम थोड़ा ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज है, यहाँ पे 300 गीगाहर्ट्ज से 413 हर्ट्ज है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। फिर ये किलो हर्ट्ज से लेके ये भी मेगा हर्ट्ज है, तो ये थोड़ा नीचे लग रहा है ना। ये किलो हर्ट्ज से लेके ये मेगा हर्ट्ज तक है, तो आपका जो क्लोज ऑप्शन लग रहा है कि यार ये माइक्रोवेव है, थोड़ा गीगाहर्ट्ज तक जानी चाहिए, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो गया 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक, ठीक है। और ये आसान सिर्फ उन्हें लगेगा जिन्होंने एक दो बार पढ़ा हुआ है ना। जिन्होंने एक बार भी नहीं पढ़ा उन्हें लगेगा कि यार मुझे कैसे पता कि माइक्रोवेव का 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज ही जाएगा, है ना। ये भी तो हो सकता है टेराहर्ट्ज भी तो जा सकता है, ठीक है, किलो वाला भी जा सकता है, मेगा वाला भी जा सकता है, तो उनके लिए ये टफ हो सकता है ये क्वेश्चन। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक बार आप जरूर देख लें, है ना, फ्रिक्वेंसी एक बार जरूर देख लें, जितने भी मेन आपके क्या हैं, वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है। हाउ डज द IPv6 प्रोटोकॉल डिफाइन आईपी एड्रेस? 32 बिट, 256, 128, 64। IPv6 जो आपका है वो कितने बिट का था? ये है आपका 128 बिट का। जो आपका IPv4 वाला है, ठीक है, आईपी पता, वो है आपके 32 बिट का, ठीक है। तो सीधे हमने 4 से हमने छलांग लगाई 6 में, तो हमने 32 से छलांग लगाई 128 में, ठीक है। वैसे भी हम किस में 2 की पावर में हमेशा बात करते हैं, तो आपका 32 के बाद 64 ना आके सीधे 128 पे हम पहुंच गए, ठीक है। तो 32 पहले था 4 में जब थे, फिर हो गया हम 128, ठीक है। चले आगे देखते हैं। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट इज यूज इन फूड इमल्सिफिकेशन में, फिर सुरक्षित कीप सेफ, स्वाद बढ़ाने में, और इनहेंस कलर। ये थोड़ा आपका ऐसे करंट वाला क्वेश्चन थोड़ा मैच करता हुआ कि जो आपका मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, बहुत सारा मतलब इसमें विवाद है कि ये क्या करता है, स्वाद बढ़ाने का काम करता है, इनहेंस करता है टेस्ट, है ना, टेस्ट इनहेंस करता है। लेकिन इसमें ये भी रहता है कि ये मतलब बहुत ज़्यादा क्या करता है, नुकसान करता है। जैसे खाने को क्या करते हैं, टेस्ट अच्छा करने के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए मिला देते हैं आपका जो सोडियम, मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG है, उसको मिला देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी करता है। इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा गया, मुझे ऐसा लगता है। अब मुझे नहीं पता क्या ही सोच के बनाया होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि करंट में आप जितने भी जैसे फास्ट फूड की बात कर लें, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे, फिर होटल्स वगैरह का जो खाना रहता है वहाँ पे ये चीज़ें यूज होती है, इसलिए ये क्वेश्चन आया गया, ठीक है। ब्लोफिश एक प्रकार का है। ब्लोफिश इज अ टाइप ऑफ हैशिंग एल्गोरिदम, फिर डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, असिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। देखिए आपके 2 ऑप्शन है, एक सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है, एक असिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है। तो दिमाग तो ऐसे ही जाता है कि इन दोनों में से ही कोई होगा, है ना, नहीं तो दोनों से ऐसे देने की क्या ही जरूरत थी। फिर इसमें भी है कि ये सिमेट्रिक वाले में जाए कि असिमेट्रिक वाले में जाए, है ना। ये क्वेश्चन जो है आपका इंक्रिप्शन से रिलेटेड है ना, थोड़ा डिटेल क्वेश्चन है इंक्रिप्शन का, कि इंक्रिप्शन भी नहीं पूछा, नाम पूछ लिया ब्लोफिश किस टाइप का है। तो ये है आपका सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। ये आपका 2020 वाला पेपर है, वो पेपर जो काफी टफ आया था, है ना। चाहे वो आपका जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके टफ थे, साइंस वाले क्वेश्चन टफ थे, उसके अलावा जो आपका यूनिट 10 है उसके क्वेश्चन भी ठीक ठाक टफ आए हुए थे, है ना। तो ये 2020 वाला क्वेश्चन पेपर था। ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए थे कि इंक्रिप्शन में भी पूछा हुआ था, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या है आपका, ब्लोफिश है। एक को आपको मतलब इंक्रिप्शन सिमेट्रिक में क्या रहता है कि एक की यूज होती है, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए सिर्फ सिंगल की यूज होती है। असिमेट्रिक में क्या रहता है, 2 की यूज होती है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन मतलब डिक्रिप्ट करने के लिए, ठीक है। तो बहुत डिटेलिंग है ये, फिर से मैं बोल रही हूँ कि एक क्वेश्चन के पीछे बिल्कुल ना पड़िएगा, है ना। ये हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, एक ट्रेंड देख रहे हैं। मैं लास्ट में बताऊंगी आपको कैसे हैंडल करना है, बस हम ये देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं 2021, 20, है ना, 22 में। तो आप बस ये दिखाने के लिए है एक बार, क्योंकि इनको जरूर देखिए, अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपसे बनना चाहिए,
है ना। उसके अलावा स्ट्रेटेजी हम देखेंगे कि इन्हें हैंडल कैसे करना है। तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। ठीक है। किस संगठन ने व्योमित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया? विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द इंडियन रोबोट नेम व्योमित्र? ठीक है, तो ये किसने किया था? ये किया था आपके इसरो ने, व्योमित्र नाम का। तो ये फिर वही आपका वैज्ञानिक संस्थान जितने भी हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ऊपर से क्या किया था? भारतीय रोबोट है, रोबोट का भी क्वेश्चन हो गया ये आपका। तो इसरो ने डेवलप किया था आपका व्योमित्र। इससे ये पता चलता है कि जितने भी इंडियन अच्छे मतलब इंडियन आपके रोबोट्स हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए, और किसने डेवलप किया ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रोबोटिक्स के संदर्भ में प्यूमा क्या है? व्हाट इज द प्यूमा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रोबोटिक्स? ये भी आपका 2020 वाला क्वेश्चन है ना। इसमें भी आप देखेंगे, चाहे वो इंक्रिप्शन का डिटेल क्वेश्चन हो, ये आपका रोबोटिक्स का भी काफी डिटेल क्वेश्चन था, है ना। प्यूमा के बारे में पूछा गया था, तो इसमें आपको फुल फॉर्म बताना था प्यूमा का। तो प्रोग्रामेबल यूज्ड मशीन टू असेंबल, प्रोग्राम्ड यूटिलिटी मशीन टू असेंबल, फिर प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन टू असेंबली फॉर असेंबली, फिर प्रोग्राम्ड यूटिलिटी मशीन फॉर असेंबली। याद रखिएगा, ये है आपका थर्ड नंबर, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन है फॉर असेंबली। ठीक है, एक प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन है किसके लिए? असेंबली के लिए। इसके लिए आपको एक स्केरा याद रखना है, एक असीमो, इन दोनों का फुल फॉर्म जरूर देखिएगा, है ना। ये एडवांस मतलब इनोवेटिव मोबिलिटी की बात करता है, और ये आपका रोबोटिक आर्म है, तो उसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। जैसे ये पूछा गया प्यूमा के बारे में, वैसे इन दोनों का भी फुल फॉर्म आ सकता है। वैसे रोबोटिक्स में बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे जिनके फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए। फिर वही हो गया कि मतलब ये दलदल है, अब जितना घुसते जाएंगे उतना ही ज्यादा आपको डेटा मिलता जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। गार्डनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू गार्डनर 4 स्टेजेस मैच्योरिटी मॉडल कैन बी अरेंज इन ऑर्डर। ये भी आपका बहुत खतरनाक क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। इसमें बताना था परिपक्वता मॉडल आपका 4 स्टेज जो मैच्योरिटी मॉडल है। बिल्कुल समझ में नहीं आता बच्चों को क्या है ये। ट्रांजैक्शन, इंटरैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, लेन देन, सहभागिता, परिवर्तन, सूचना। अब इसमें बताना है कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, है ना। 4 लेवल मैच्योरिटी लेवल है, पहले कौन है, फिर दूसरा कौन है, फिर तीसरा, फिर चौथा। याद रखिएगा ये है आपका थर्ड नंबर में, सबसे थर्ड नंबर नहीं है ये, सॉरी, ये है आपका सबसे पहले हम करेंगे किसकी बात? इंफॉर्मेशन की, इंटरैक्शन की, फिर ट्रांजैक्शन, फिर ये आपका सेकेंड नंबर में है। सूचना की बात करेंगे, फिर सहभागिता की, फिर लेन देन की, फिर परिवर्तन की। इसको आप मान सकते हैं कोई भी बिजनेस से रिलेटेड, या मान लीजिए शेयर मार्केट से रिलेटेड, है ना। शेयर मार्केट या कोई भी बिजनेस, आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, फिर उससे इंटरैक्ट करेंगे, इंटरैक्शन, है ना। शेयर मार्केट को थोड़ा बहुत देखेंगे, फिर ट्रांजैक्शन, फिर आप उसमें पैसा डालेंगे कि शेयर मार्केट में पैसा डाल के देखते हैं, इंटरैक्ट कर चुके, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर चुके। फिर होता है ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत टाइम बाद आपको बहुत सारा पैसा मिलता है, ठीक है, शेयर मार्केट से। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। तो यही चीजें याद रखिएगा, सबसे पहले इंफॉर्मेशन ली आपने, फिर उससे थोड़ा इंटरैक्ट किया, फिर ट्रांजैक्शन किया, पैसे डाले, थोड़े जीते, फिर निकाले, फिर ट्रांजैक्शन हुआ, फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आपकी लाइफ चेंज हो गई क्योंकि आपको बहुत सारा पैसा मिल गया शेयर मार्केट से। ठीक है, कुछ ऐसा रिलेट करेंगे तो आपको ज्यादा इजी होगा याद करना। नेक्स्ट देखिए, यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। इट इज अ मेथड ऑफ मेकिंग ऑटोमेटिक प्रेडिक्शंस अबाउट अ यूजर्स इंटरेस्ट बाय कलेक्शन प्रेफरेंसेस। यही आपका सोशल मीडिया वाला अलग अलग टेक्निक है जो यूज करते हैं अलग अलग, आपके जैसे यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया वाले जितने भी हैं ना, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। तो पूछा हुआ है कि वो आपका यूजर जो इंटरेस्ट है बाय, यहाँ पे क्या करते हैं, ऑटोमेटिक प्रेडिक्शन करते हैं यूजर का इंटरेस्ट, है ना। तो उसमें क्या मेथड, हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान करने की विधि क्या है ना। जो आपका मेथड है वो क्या कहलाता है? सोशल टारगेटिंग, सोशल लक्ष्यीकरण, कोलैबोरेट पब्लिकेशन, फिर कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, और यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग। याद रखिएगा ये है आपका कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, ठीक है, सहयोगात्मक फिल्टरिंग। आप फिर मतलब ये जितने भी प्रकार हैं
ये आपका सोशल टारगेटिंग क्या होता है, कोलैबोरेटिव पब्लिकेशन क्या है, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग क्या है, फिर यहाँ पे नेटवर्किंग क्या है। ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं, सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ों को बताती हैं। यहाँ पे क्या था, ऑटोमेटिक प्रेडिक्शन था, इसलिए फिल्टरिंग आया है ना, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। तो ये फिर वही है, आप बहुत सारा डेटा है, सारा पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, एनर्जी पिरामिड इन एनी इकोसिस्टम। अच्छा, जो आपका इन्वायरमेंट वाला पोर्शन है उसके क्वेश्चन आपको बाद में भी मिलेंगे। अभी इसमें देखा आपने कम ही क्वेश्चन मैंने मैक्सिमम कौन कौन से रखे, जो आपका यूनिट 9 वाला क्वेश्चन है, उसके अलावा जो आपके थोड़ा सा बायो वाले क्वेश्चन है, मतलब मैंने वो रख दिए। इन्वायरमेंट वाला क्वेश्चन अभी इंक्लूड करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। हमेशा उल्टा, हमेशा सीधा, ऑलवेज स्ट्रेट, ऑलवेज अपसाइड डाउन, शायद सीधा और उल्टा, मे बी स्ट्रेट एंड अपसाइड डाउन, उपरोक्त में से कोई नहीं, neither ऑफ द अबव, है ना। तो आप देखेंगे हम बात कर रहे हैं एनर्जी की, है ना, एनर्जी ऊर्जा की बात करें तो आपको पता है इसका पिरामिड हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। नीचे सबसे आपके प्रोड्यूसर हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, तो सबसे नीचे जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा ले रहा है। फिर जब जैसे ही आगे एनर्जी पास होती है वो डिक्रीज होती जाती है ना, 10% रूल चलता जाता है। तो ये याद रखना है कि आपको ये क्या रहेगा, हमेशा सीधा बनेगा, जो इसका पिरामिड है वो सीधा बनेगा। ठीक है, ये आपका इन्वायरमेंट का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए, वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू ग्लोबल वार्मिंग। वैसे देखा जाए ग्लोबल वार्मिंग करता कौन सबसे ज्यादा है ना, तो ये जैसे आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो आपकी मीथेन भी है, बहुत लंबे टाइम तक रहती है एनवायरनमेंट में। ठीक है, आपका जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और उसके अलावा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, यहाँ पे वैश्विक ताप की वृद्धि, है ना, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्योंकि CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, CO2 ज्यादा है, इसलिए इसकी वजह से ज्यादा क्या हो रहा है, ताप बढ़ रहा है। फिर भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, हु वाज द फर्स्ट वुमन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपको पता है पहली महिला कौन थी, ये हैं VS रमा देवी जी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक है, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज इन द ह्यूमन बॉडी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में क्या है, आपको मिलेगा ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन। सेकेंड नंबर पे आएगा आपका कार्बन, थर्ड नंबर पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, मतलब ऑक्सीजन अगर ऑप्शन में नहीं है तो सेकेंड फिर ऑप्शन में आप क्या जाएंगे, तो ये भी याद रखिएगा कि फर्स्ट नंबर पे आता है आपका हाइड्रोजन, लगभग 60% से ज्यादा है, फिर सेकेंड नंबर पे कार्बन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन। ठीक है, और आपको जैसे लगता है ना कि हमारी हड्डियां बहुत सारी हैं तो कार्बन मतलब आपका कैल्शियम होना चाहिए, है ना, तो बहुत बहुत ही कम परसेंटेज है उन सारी चीजों का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सा प्रदूषण नॉक-नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है, विच पोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉक-नी सिंड्रोम, कैडमियम, पारा, आर्सेनिक, फ्लोराइड। तो आपका नॉक-नी बच गया था उस टाइम पे। ठीक है, किस लिए है, ये फ्लोराइड से है। ठीक है, फ्लो में हमने क्या किया, नाक में मार दिया, मतलब नॉक-नी सिंड्रोम। याद रखिएगा जो आपका नाक है, नाक में हमने क्या किया, फ्लो में बहुत तेज मार दिया। से मजाक चल रहा था लेकिन एक मुक्का घुमाया तो फ्लो में बहुत ही ज्यादा लग गया, किसमें, नाक में। उसके अलावा मैंने कैडमियम का बताया, कैडमियम का आपका है इटाई, है ना, पिटाई होगी आप अगर कैडबरी बहुत ज्यादा खाओगे। पारा पड़ता है किसका, मीना का, मीना माटा था ये, मीना माटा। ठीक है, फिर आर्सेनिक, आर्से से हमने क्या किया है, पैर नहीं धुला है इसलिए ब्लैक फुट हो गया है। ठीक है, ब्लैक फुट, काला पैर हो गया, अरसे से नहीं धुला है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। मनुष्य की मुंह गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है, डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बिगिंस इन द ह्यूमन माउथ कैविटी। जैसे ही हम कुछ भी खाते हैं तो सबसे पहले पाचन किस चीज का स्टार्ट होता है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कोई नहीं ना, फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट। तो याद रखिएगा ये है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, 3 पेयर्स होते हैं किसके, लार ग्रंथि के, लार ग्रंथि।
इसलिए कहते हैं ज़्यादा चबाएंगे तो ये जो आपकी लार ग्रंथियाँ हैं सिक्रीशन ज़्यादा करेंगी और उसकी वजह से क्या होगा, खाना ईजिली आपका यहीं से स्टार्ट हो जाएगा ना पचना धीरे धीरे। सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट, याद रखिएगा। लार, अच्छा लार ग्रंथियों में क्या निकलेगा आपका, एंजाइम। याद रखिएगा पूरे पाचन सिस्टम जब हम पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें आपको बहुत सारे एंजाइम पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया आपका पेप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। तो ये जरूर देखिएगा कि कौन सा एंजाइम किसको पचाने में सहायता करता है। प्रोटीन को कौन पचा रहा है, कार्बोहाइड्रेट को कौन पचा रहा है, वसा को कौन पचा रहा है। यहाँ पे तो सिंपल सा क्वेश्चन आया कि मुंह से कौन सा आपका मतलब यहाँ पे ह्यूमन माउथ कैविटी में क्या पचना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा एंजाइम भी पूछ सकते हैं, तो एंजाइम भी जरूर याद रखिएगा कि कहाँ पे कौन सा एंजाइम सिक्रेट होता है और वो किसे पचाने में मदद करता है, ठीक है। और चीजें नहीं याद होती हैं तो हमेशा की तरह मेरी तरह आप क्या करिए, ट्रिक से रिलेट करिए सारी चीजों को। निम्न में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सैटेलाइट। यहाँ पे आप देखेंगे सत्यभामा सेट, इनसेट 2E, कल्पना 1, कार्टोसैट 2B। ये जो आपको नाम है ये लगेगा कि यार सुने सुने नाम है ना। इनसेट भी हमने पढ़ा है, कार्टोसैट भी पढ़ा है, कल्पना भी पढ़ा है। अब आपको क्वेश्चन पे जाना है। यहाँ पे पूछा है शैक्षणिक संस्थान का उपग्रह है ना, ये बिल्कुल शैक्षणिक संस्थान का नहीं है, इसरो ने लॉन्च किए हैं ये सारे। तो ऑप्शन कौन सा बचता है आपका, सत्यभामा सेट, ये ऑप्शन है, ये शैक्षणिक संस्थान, ठीक है। शैक्षणिक संस्थान ने छोटा सा सैटेलाइट लॉन्च किया था, सत्यभामा सेट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन अगर आप नहीं भी जानते हैं ना तो आराम से सॉल्व करिएगा, जरूरी नहीं है कि आपको नहीं आता तो बिल्कुल गलती हो जाए, ठीक है। आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया कि मैं लास्ट में बताऊंगी जितने ये फालतू के, मतलब फालतू नहीं बोलेंगे, जितने भी ये डीप क्वेश्चन हमें मिले, चाहे वो किससे रिलेटेड हो, चाहे वो इनक्रिप्शन से रिलेटेड हो, है ना, इनक्रिप्शन से रिलेटेड हमें मिला। उसके अलावा ई कॉमर्स से रिलेटेड हमें मिला, ई कॉमर्स, ठीक है। ई गवर्नेंस से रिलेटेड भी हमें डिटेल में मिला। रोबोटिक्स का आप देखेंगे कि फुल फॉर्म बहुत सारी जगह पे रोबोटिक्स का प्यूमा ही पूछा गया, तो हमें नहीं पता था। गार्टनर का 4 लेवल मैच्योरिटी मॉडल पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको हर एक साल में अलग अलग दिखेंगे, है ना। हाँ, आपका ये तो लिया ही नहीं मैंने, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन से, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन। तो ऐसे जो आपके टॉपिक हैं जिनसे आप देखेंगे हर एक साल अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आ रहे हैं अलग अलग टॉपिक से, जिनके लिए मतलब आपको क्या करना है, आपको प्रीलिम्स में कट ऑफ निकालना है। एक चीज याद रखिएगा, आपका सिर्फ मतलब फोकस कहाँ होना चाहिए, कट ऑफ पे, है ना। जो महारथी हैं जिन्होंने सारी चीजें पढ़ के रखी हैं उनसे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है कट ऑफ से। कट ऑफ के लिए आपको जो ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन आ रहा है, जिनको सिर्फ आपका एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, जैसे मान लीजिए एक कोई क्वेश्चन आया खतरनाक सा इनक्रिप्शन से, एक क्वेश्चन आ गया ई कॉमर्स से, एक क्वेश्चन आ गया रोबोटिक्स से, है ना। तो ये आपके एक क्वेश्चन है इस टॉपिक से, मतलब इन टॉपिक से मिला लीजिए आप, मान लीजिए 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है आपके, आपको 100 क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो इन 3 क्वेश्चंस के लिए अगर आप 2, 3, 4 दिन लगा देंगे उसमें से भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है जो कि सिर्फ एक बार आए हैं और बहुत डिटेल में आए हैं, क्योंकि सीधी बात है 100 में 100 सही आंसर नहीं करने के लिए ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन रखे जाते हैं, थोड़ा टफ बनाने के लिए कि आप बिल्कुल पूरे सही करके ना आ जाओ कहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आपके बहुत ज़्यादा टफ मिलेंगे वो सबके लिए टफ रहेंगे, उनको आपको इंक्लूड नहीं करना है, उनके पीछे भागना भी नहीं है ज़्यादा, फोकस किस पे करना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यूनिट 7 की, यूनिट 7 में आपको फोकस किस पे करना है, सबसे पहले जो आपका वैज्ञानिक संस्थान वाला था, है ना, वैज्ञानिक संस्थान वाला जो आपका मिलेगा, वैज्ञानिक संस्थान सैटेलाइट उपग्रह वाला, उसी में आपका एक उपग्रह भी है, इससे आपको सारी चीजें पढ़ लेनी है। अभी हमने चंद्रयान 3 है ना, चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, फिर गगनयान, आदित्य L1, ये सारी जितनी भी चीजें हैं स्पेशल, मतलब सारी चीजें हमें क्या करना है, इसरो के बारे में हमें पढ़नी है ना, मेंस में भी ये सारी चीजें काम आती हैं, तो ये सारी चीजें आप जरूर कवर करिएगा। दूसरा
जो आपका मानव शरीर वाला जो है, संरचना वाला है ना, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, वो काफी डिटेल में है। मानव शरीर संरचना वाला जो आपका पॉइंट है ना, जो टॉपिक है, सब टॉपिक, वो काफी डिटेल में आपको दिखेंगे। कोई कोई क्वेश्चन है ना, कोशिकाएं पूछेगा तो सर्टोली कोशिकाएं, या फिर पूछ लिया कि जॉइंट कौन सा कहाँ पे है, तो कभी कभी बहुत ज्यादा डिटेल मिलेगा, कभी कभी इजी मिलेगा, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा हुआ है ना। उसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको, तो इसको आप बेसिक बेसिक चीजें सारी कवर रखिएगा, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, हार्ट का क्या काम है, सारी चीजें, तो इसका मेन चीज आप जरूर एक बार रिवाइज करके रखिएगा, ठीक है। बायो वाला जो पोर्शन है, थर्ड नंबर वाला जो आपका पोषण वाला है, पोषण हो गया, है ना, और हमारी जो बीमारी वाला पोर्शन है, तो आप देख रहे हैं कि एक विटामिन से क्वेश्चन जरूर आता है, घूम फिर के। विटामिन ए का बताओ, जैसे रक्त का थक्का, जो आपका ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के, स्कर्वी रोग विटामिन सी, ऐसे ही आप विटामिन जरूर अच्छे से इंक्लूड करिएगा, सारे के सारे बहुत अच्छे से, किसकी कमी से क्या हो रहा है, क्या खाने से कौन सा विटामिन मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा आपने मैंने मतलब एक चीज आपको और मिलेगी, अच्छा ये जो है पोषण वाले में नहीं है, इसका फोर्थ टॉपिक में कर देते हैं, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन वाला भी एक टॉपिक, यूनिट 7 की बात कर रहे हैं, है ना, पॉल्यूशन वाला भी एक टॉपिक मिलेगा। इसके अलावा एक टॉपिक मिलेगा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चन, जैसे डेफिनेशन पूछ लिया, इकोटोन क्या है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपका, निके क्या है, नीश क्या है, निकेत जिसको बोलते हैं तो हिंदी में, तो नीश क्या है, इकोटोन क्या है, ये सारी चीजें पूछ सकता है। तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन भी आपको अच्छे से करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे आराम से बन जाएंगे, है ना। तो देखिए हमें फोकस क्या क्या करना है, हमें वैज्ञानिक संस्थान पूरा करना है। अच्छा, इसके अलावा जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उन्हें तो चीजें पता रहती हैं, जो नहीं है तो एक बार बेसिक बेसिक चीजें लूसेंट से आप जरूर करिएगा, किसकी, जो आपका बेसिक साइंस है, बेसिक साइंस। अब जैसे पूछ लिया एनीमोमीटर के बारे में, है ना, वायु की गति किससे मापेंगे, तो ये आपके बेसिक बेसिक क्वेश्चन हैं, तो जरूर इनको क्या करिएगा, एक बार आप जरूर देखिएगा, है ना। तो बेसिक क्वेश्चन हो गया, इन्वायरमेंट इसमें इंक्लूड करना है। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन में मैंने बताया अभी, नॉकनी सिंड्रोम किससे हो रहा है ना, मीनामाटा किससे हो रहा है, किस पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। विटामिन वाला जरूर आपको करना है ना। इन दोनों को मिला के डिजीज वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, डिजीज बीमारी जरूर पूछेगा एक क्वेश्चन आपसे। फिर संरचना के बारे में क्वेश्चन आएगा, तो डिटेल में भी जा सकता है, लेकिन आप बेसिक बेसिक सारा कवर करके रखेंगे, ठीक है। वैज्ञानिक संस्थान वाला करेंगे, तो ये आपकी चीजें होंगी। तो यूनिट 7 को कवर करते हैं। कुछ चीजें बहुत ही मतलब डिटेल में जाएंगी और सारी चीजें आप कवर भी नहीं कर सकते, तो उनको छोड़ देना, उनके लिए परेशान नहीं होना है। बात आती है यूनिट 9 की, कि यूनिट 9 में क्या करें मैम, ठीक है। यूनिट 9 में आपको याद रखना है, जैसे मैंने बताया, ई कॉमर्स वाला जो है आपका पोर्शन, ई गवर्नेंस वाला जो है, फिर रोबोटिक्स है, एक आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर कंप्यूटर वाला एक पोर्शन हो गया, है ना, इंटरनेट हो गया, इंटरनेट हो गया, फिर साइबर सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी हो गया, इंटरनेट हो गया, इंटरनेट में आपका सोशल मीडिया वगैरह सारी चीजें, फुल फॉर्म वगैरह। तो अब इसमें क्या करना है, देखिए जो आपका रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, इसके क्वेश्चन जा सकते हैं बहुत डीप में, है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर लेना है, जैसे कि ई गवर्नेंस कितने टाइप के हैं, है ना, हमारे यहाँ ई गवर्नेंस के लिए क्या कर रही है सरकार। ई कॉमर्स में आपने देख लिया B2B क्या होता है, B2C क्या होता है, ये सारी चीजें आपने देख ली बेसिक बेसिक, ठीक है, डिटेल के पीछे नहीं भागना है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जैसे पूछा जनक कौन थे, वो हमें पता है, ठीक है। अब रोबोटिक्स में जैसे प्यूमा का फुल फॉर्म पूछ लिया, तो आप 1-2 आसिमो हो गया, स्कैरा हो गया, आप पढ़ लेंगे, ठीक है, 1-2 ठीक है, चलता है। फिर कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में याद रखिएगा, जैसे आपको मिला सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी, मेमोरी के बारे में पूछा, ऐसे आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में मिलेगा, आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में मिलेगा। तो इससे तो आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, इससे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। फिर इंटरनेट, इंटरनेट से भी आपको जैसे वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में पूछा, है ना, उसके अलावा कौन सा ब्राउजर है, कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा वायरस है, ये सारी चीजें भी पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें आपको इंक्लूड करनी है इसी में, ठीक है। फिर आता है साइबर सिक्योरिटी, जैसे स्पैमिंग क्या है ना, स्पूफिंग क्या है,
डिनाइल ऑफ सर्विस आप देखेंगे 2018, 19, 20 इन सब में आपको साइबर सिक्योरिटी के भी क्वेश्चन मिलेंगे जो आपसे बन जाएंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन, ये वाला पोर्शन जो है जो आपसे बन जाएगा उस पर ज़्यादा ध्यान देना है ना। जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिटेल में आ सकते हैं, जिनमें आपको पता है कि जैसे मतलब इंक्रिप्शन ही पूछ लिया तो इंक्रिप्शन ही डिटेल में पूछ लिया, ब्लोफिश बताओ, ब्लोफिश में भी मतलब सिमेट्रिकल इंक्रिप्शन ही कितने टाइप के हो रहे हैं उसमें भी नाम पूछ लिया, तो वो सारी डिटेल में आपको नहीं जाना है, एक एक क्वेश्चन के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है, क्योंकि लिमिटेड टाइम है और आपने मतलब ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ेंगे तो याद भी नहीं होगी, है ना, रिवीजन चाहिए होता है हर चीज़ के लिए। तो अभी क्या करना है, फोकस करना है उन चीज़ों पे जो आपने पढ़ा हुआ है और जहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस है ना, उस पर ज़्यादा टाइम देना है। आपका जो चीज़ पहले से स्ट्रॉन्ग है उसको और क्या करना है, और स्ट्रॉन्ग बनाना है ना। ये नहीं कि आप एंड टाइम पे, अभी इतने कम टाइम पे अपने वीक पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देने लग जाए, नहीं, आपको अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है, स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग बनाना है। जैसे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आपके गलत नहीं हो बच्चे यहाँ के क्वेश्चन, तो वैसे भी आपको 80 टारगेट करना है, ना कि 100 टारगेट करना है ना। 80 क्वेश्चन के लिए आपके पास मतलब 20 क्वेश्चन का मार्जिन है, याद रखिएगा, 20 नहीं तो लगभग 15 तो फिर भी आप लेके चलिए कि आपके पास 15 क्वेश्चन का मार्जिन है, तो डिटेलिंग में ये सारे आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेसिक जरूर करिएगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता मतलब आ गए तो बहुत ही बेसिक हो गया, तो ये जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, ये तो अभी शुरुआत है, अभी और हम लेक्चर्स लेके आएंगे इसके बारे में, डिटेलिंग और सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। ये सारा आपका 21, 22 और 20 वाले जो आपके पेपर हैं उनका था। इसे देख के ज़रूर लगता है कि आपके जो टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चंस रहते हैं अलग अलग कोचिंग्स के, वो पता नहीं कहाँ से देते हैं, क्योंकि पीएससी में तो कुछ और ही पूछ रहा है ना। तो डरिए नहीं, आपको फोकस उन क्वेश्चंस पे करना है, मतलब जो आपके कुछ पोर्शन हैं जो टफ आते हैं, यहीं से टफ बनाता ही है क्वेश्चन पेपर, है ना। तो आपको फोकस उस पर करना है जो आपसे बन जाएंगे, ठीक है। रिवीजन भी उन्हीं सारे पोर्शन का करना है, बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना है, ठीक है। पढ़ते रहिए और जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। आप सबको नंबर तो पता ही है, जो भी नए स्टूडेंट है उनके लिए मैं बता देती हूँ, 6261759209। कोई भी डाउट है तो आप इसमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, टेस्ट दीजिए और फिर देखिए कि आपका कहाँ पे कौन सा पोर्शन वीक हो रहा है, फिर टेस्ट दीजिए, फिर एनालाइज करिए, फिर टेस्ट दीजिए। ऐसे ही अपनी तैयारी को और स्ट्रांग बनाइए और आपके सबको आपके पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।